Is everything fine? कमेंट करो बेटा. गुड आफ्टरनून शरगुन सिंह भाटिया. कार्तिकेय सोनवानी गुड आफ्टरनून बेटा. सुमित बारापत्री इज प्रेजेंट. कार्तिकेय सोनवानी इज प्रेजेंट. मानसी इज प्रेजेंट. जानवी वनवानी गुड आफ्टरनून बेटा. जानवी वनवानी इज प्रेजेंट. आयुष जजपेले इज प्रेजेंट. चलो जल्द से जल्द जुड़ जाओ. महीन फातिमा निज़ामी गुड आफ्टरनून बेटा. निकिता बाहेकर गुड आफ्टरनून. सुरेश कुमार लांजेवार इज वॉचिंग. आरजू ब्रह्मे यस सर ऑल फाइन. साउंड्स ग्रेट. थैंक यू बेटा. किमया गौस्वामी इज प्रेजेंट. सुमित बारापत्रे ऑल फाइन सर. थैंक यू सो मच. सोनल बावनथड़े प्रेजेंट. आरुषि बाहुदरी प्रेजेंट. आयुषी जजपेले प्रेजेंट. संस्कृति चौधरी प्रेजेंट. ओके ओके. चलो आज से आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है बेटा, क्योंकि वाईफाई का भी स्पीड अभी बढ़ गया है आई थिंक सो, और इन्वर्टर भी पूरा लग गया है तरीके से. अब लाइट जाए या आए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. श्रुति वंजारी ऑल गुड सर. पलक गौर ने एक लिंक शेयर किया है. चलो फिर जल्दी से जल्द आ जाओ. रिया चांदवानी भी हमारे साथ जुड़ गई है. गुरुराज सिंह भाटिया गुड आफ्टरनून बेटा. अबीरा खान इज वॉचिंग. ओके गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. atomic structure. This is a very important chapter जो कि सारे बच्चों को पता होना चाहिए. ओके मृणक लांजेवार भी हमारे साथ जुड़ गया है, न्यू स्टूडेंट है. तो बेटा आपको दिक्कत नहीं जाएगी ये चैप्टर को समझने में, और साइमल्टेनियसली आप पुराने लेक्चर्स जो हैं मोल कंसेप्ट वे यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पुराने लेक्चर जो हैं वो भी आप साइमल्टेनियसली करोगे. ओके फैजल खान गुड आफ्टरनून बेटा. सो लेट अस स्टार्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस. इंट्रोडक्शन पार्ट. तो एटॉम का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एक चीज याद रखना है, एटम हैज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, या मैं कह सकता हूं practically atom is structureless. practically atom क्या है? structureless. बट इसका जो स्ट्रक्चर है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, इट इज हाइपोथेटिकल. एंड इसका जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन इसका 100%, मैं कह सकता हूं 99% इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है दैट इज यूनिवर्सल, यानी कि ट्रू या मैं बोल सकता हूं करेक्ट. ट्रू या करेक्ट, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतना डेवलपमेंट, साइंस में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम एटम का स्ट्रक्चर प्रॉपरली देखें. बट स्टिल साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर स्टडी किया है. क्या किया है? स्टडी किया है, और एक कंक्लूजन पे आए तो उन्होंने हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दिया है. ठीक है, तो मेरी आवाज बराबर सबको आ रही है, वीडियो बराबर सबको जा रहा है, तो इस पे भी आप एक कमेंट कर सकते हो. सो ये आप नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा बेटा आपको कि एटम का स्ट्रक्चर, सबसे पहले डाल्टन का बहुत रोल कॉल है. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं. इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं एटम के रिलेटेड में. सो वो बनेगा इसका इंट्रोडक्शन. क्या बनेगा? इंट्रोडक्शन. कुछ पॉइंट्स आप मेरे साथ साथ लिख लो जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि डाल्टन ने क्या क्या बोला था. तो लिख लो
इसने बोला था पहला एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज कंपोज्ड। सबसे पहले हम बेसिक से चालू करेंगे, बेसिक के बाद हायर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स known as, जरा बताओ, known as डैश, कमेंट करो, तब तक मैं पॉइंट नंबर 2 लिखूंगा। एटम छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ, एलिमेंट छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जिसका नाम रखा गया, क्या, जिसका नाम रखा गया, बताओ, कमेंट में बताओ क्या नाम रखा गया। known as एटम। वेरी गुड, शरगुन सिंह भाटिया ने करेक्ट आंसर दिया, नोन एज एटम। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और साथ दूसरा पॉइंट है, सेम एलिमेंट कंप्राइजेज ऑफ सेम एटम्स एंड वाइसी वर्सा। इसको मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। सपोज मेरे पास आयरन का एक टुकड़ा है, आयरन की एक रॉड है, तो मुझे बताओ क्या इसमें कॉपर के एटम्स होंगे? नहीं, इसमें सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे, यानी कि सेम एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स, बराबर, ठीक है। तो अगर मैं कॉपर की रॉड लूंगा तो उसमें कॉपर के ही एटम्स होंगे, क्या होंगे? कॉपर के ही एटम्स होंगे। तो सेम एलिमेंट सेम एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके एटम्स होंगे, बराबर। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। मेरे साथ साथ इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तीसरा, मैंने तीसरा पॉइंट इसका डाल्टन का था कि एलिमेंट एटम का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली एटम इज स्ट्रक्चरलेस। एटम क्या है? स्ट्रक्चरलेस। एंड इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एंड इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एकदम आराम से हम इसका इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे, ज्यादा भागने की हमको जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 जो बोला किसने? डाल्टन ने बोला कि एटम जो है वो फॉलो करता है, एटम follows law of conservation of mass। इसका मतलब है एटम का अपना एक मास होगा। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कोई मुझे बता सकता है? ये हम 10th में भी पढ़ाते हैं। वेरी गुड, 10th में भी हम मालूम होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है किसी इंसान में ताकत नहीं है कि वो किसी मास को डिस्ट्रॉय करे या किसी मास को बनाए। बताओ, क्या हम में ताकत है कि हम एटम को बनाए? नहीं, एटम को सिर्फ ऊपर वाला बना सकता है। ऊपर वाले ने जितनी भी चीजें इस दुनिया में भेजी हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, उनके छोटे छोटे, जैसे कि ये दीवार है, दीवार पे ब्रिक्स बने हुए हैं, लेकिन ये ब्रिक्स तो हमने बनाए हैं, लेकिन ब्रिक्स किसका बना हुआ है? उसमें भी एटम्स है, वो तो हमने नहीं बनाए, वो तो ऊपर वाले ने बनाया है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है, देखो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 बोलता है एटम्स कैनॉट बी ब्रोकन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एटम को केमिकल रिएक्शन के दौरान ब्रेक नहीं कर सकते हो। क्या आपने अभी ऐसा कभी देखा है? Na+Cl gives us protons plus neutrons plus electrons, ऐसा नहीं होता है। यानी कि हम एटम को केमिकल रिएक्शन के दौरान हम इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक केमिस्ट्री है
न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो बोलता है एटम्स को हम तोड़ सकते हैं, एटम्स को हम तोड़ सकते हैं और एटम से हम निकाल सकते हैं क्या, इससे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, बट नॉट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बट नॉट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। क्या बात है। इसके बाद नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, एटम फॉलोज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। एटम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन को भी फॉलो करता है। सपोज यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब लेक्चर में आपके कवर किए थे, स्टिल अभी भी आपको बताऊंगा। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी मैं इंडिया में हूं, मैं देख रहा हूं कि 6, 12, 8, 16 कार्बन डाइऑक्साइड का मास इंडिया में भी 12 रहेगा, और अगर मैं अमेरिका में हूं तो अमेरिका में भी कार्बन डाइऑक्साइड का मास 12 ही रहेगा, यह चेंज नहीं होगा। यानी कि कार्बन का जो मास है दैट इज डेफिनिट, दैट इज व्हाट, डेफिनिट, और दे बियर एंड दे बियर सिंपल रेशो, एंड दे बियर सिंपल रेशो। ठीक, अगर आप यहां पे देखेंगे, चलो वाटर की बात करता हूं, H2O, इसमें 1:2 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन 1 है, 16, तो कितना आएगा 2:16, यानी कि 1:8, दैट इज सिंपल रेशो, दैट इज व्हाट, सिंपल रेशो। यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिला है, तो मैं सिर्फ हूं 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम के साथ मिला है, 1 ऑक्सीजन एटम के साथ मिला है, तो यहां पे रेशो जो है दैट इज सिंपल। ऐसा नहीं है कि 1:1000 है, ये कॉम्प्लेक्स रेशो है, 1:1000 कॉम्प्लेक्स रेशो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बराबर। तो दे बियर सिंपल रेशो, दे बियर व्हाट, सिंपल रेशो, यस 1:8, बहुत अच्छी बात। सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज, या इनको बोल सकते हैं हम पोस्टुलेट्स गिवन बाय डाल्टन इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। अभी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चालू किया हूं बेटा, बहुत इजी है ये चैप्टर, सिर्फ आपको ना ध्यान दे के ये पढ़ना है, और फिजिक्स में भी आपका इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते और केमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के एडवांटेज। एक चीज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बोला, इसका पहला एडवांटेज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो डाल्टन ने बोला था वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। तो आप देख भी सकते हो, आज तक हम कैपेबल ही नहीं है कि हम एक भी सेल बनाएं या एक भी एटम बनाएं। ठीक, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका यूनिवर्सल, यानी कि ये इसका एडवांटेज है। दूसरा बोला इसने, जरा बताओ क्या हो सकता है कि जो डाल्टन ने ठीक बोला, आप बताओ, एज्यूम करो कि डाल्टन ने क्या बोला ऐसा जो इसका एडवांटेज बन गया, टेल मी। ऐसा क्या चीज बोला डाल्टन ने कि जो
दूसरा एडवांटेज बन सकता है इसका। नॉन डिविजिबल, क्या बात है, सुमित वारापत्र ने बोला कि एटम इज इनडिविजिबल या एटम कैनॉट बी ब्रोकन, कैनॉट बी ब्रोकन डाउन, कैनॉट बी ब्रोकन डाउन। लेकिन एक चीज ऐड करना है, एक चीज ऐड करना है, क्या ऐड क्या करना है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये बात तो सच्चाई है भाई, सच्चाई है, जो डाल्टन ने बोला था वो सच्चाई है। तो ये 2 पॉइंट्स इसके बन गए, क्या ये 2 पॉइंट्स इसके बन गए, क्या बोल सकते हैं इसको, एडवांटेज। समझ में आया? यहां तक समझ में आया बेटा? अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो आप अंडरस्टूड करके लिखो, अंडरस्टूड। बहुत सही, फैजल खान ने आंसर दिया, अफनान सिद्दीकी ने आंसर दिया, आरजू ब्रह्मे ने आंसर दिया, किमया गोस्वामी। बेटा आप अपना पूरा नाम बोलो। गोस्वामी, अस्मी गोस्वामी, हाँ यस, अस्मी गोस्वामी ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो ये बन गए इसके एडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है? डिसएडवांटेज। बहुत अच्छा, चलो डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है, पहला डिसएडवांटेज, ठीक, इसने एटॉमिक वेट को कंसिडर नहीं किया। नॉट मेंशन द एटॉमिक वेट्स। डाल्टन डिडंट मेंशन एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट के बारे में इसने कोई कंसेप्ट दिया नहीं। दूसरा आइंस्टाइन का एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यह आता है किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आइंस्टाइन ने बोला E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, यानी कि डेल्टा बोलते हैं चेंज, ठीक। सो मुझे बताओ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब यहां पे क्या बोलता है? ये न्यूक्लियर फिजिक्स बोलता है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्या बोलता है? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, where m is mass and c is velocity of light। c क्या है? velocity of light। तो जरा मुझे बताओ ये वाले इक्वेशन ने कौन से लॉ को अपोज किया? दिस इक्वेशन अपोजेस विच लॉ ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? टेल मी। This law opposes which law? Tell me fast. कौन से लॉ को इसने अपोज किया? जल्दी बोलो, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। इरम सईद ने लिखा लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। नहीं बेटा, हाँ वेरी गुड, नहीं, इट अपोजिट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि देखो अगर मुझे ये मास 1 है, मैं इसको मास 2 में चेंज कर सकता हूं, लेकिन ना इसको बना सकता हूं ना डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। इसको भी ना बना सकता हूं ना डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, लेकिन इधर यहां पे क्या हुआ? मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मुझे बताओ, यहां पे हमने मास को तो दूसरे मास में कन्वर्ट नहीं किया, यहां पे मास चेंज हो गया इनटू एनर्जी, यानी कि यहां पे हाँ ये जो है
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो मैं लिखूंगा नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर फिजिक्स, वो न्यूक्लियर फिजिक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो भी केमिस्ट्री है उस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है, जो हालांकि इसका एडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज पूरे केमिस्ट्री में है, लेकिन एक जगह पे डिसएडवांटेज है। कौन से इसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। गॉट इट? गॉट इट बेटा? चलो रब करता हूं इसको, अब जाता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट थर्ड डिसएडवांटेज, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। जब डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था बेटा, तो एट दैट टाइम आइसोटोप्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ, सपोज मेरे पास कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं। कौन कौन सा? कार्बन 12, जरा बताओ कौन कौन सा? कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? टेल मी। कार्बन के मेरे पास तीन आइसोटोप्स हैं, कौन कौन सा है? लक्स कांबले इज प्रेजेंट हियर, ओके। सो बता कौन कौन सा है? कार्बन के कितने आइसोटोप्स है? तीन। कौन कौन सा? कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14, बराबर। तो शरगुन सिंह भाटिया ने आंसर दिया है, श्रुति वंजारी ने भी आंसर दिया है, सुमित बारापत्र ने पहले आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जिसमें कार्बन 14 जो है बेटा दैट इज रेडियो एक्टिव, दैट इज रेडियो एक्टिव। कार्बन 13 जो है दैट इज लेस स्टेबल, एंड कार्बन 12 जो है दिस इज हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल है। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे बोला कि ये स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव है, यानी कि ये अनस्टेबल है? तो वहां पे हमको पढ़ना पड़ेगा बेटा गोल्ड नंबर। कहां पे पढ़ना पड़ेगा? गोल्ड नंबर पढ़ना पड़ेगा। जब हम एक चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट वाला न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम लेक्चर चालू करेंगे, चैप्टर चालू करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर से देख के आप पता करोगे कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। तो मुझे अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो मैं इधर लिखता हूं गोल्ड नंबर इज फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ये हमको फ्यूचर में पढ़ना है। डन? इज इट डन? सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को इसने अपोज क्यों किया, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड था, इसका रेशो क्या था? 12-16, यानी कि 12:16, 32। ये क्या आएगा? 2 6 जार 12, 2 16 जार 2 3 जार 6, ऐसा करते हैं। 6 और 16 का रेशो कितना आएगा बता? 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 3:8। यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो हमेशा रहेगा 3:8 अकॉर्डिंग टू डाल्टन। लेकिन जब आइसोटोप आया, क्या आया? आइसोटोप में यह भी हो सकता है CO2, ये कार्बन 13 हो सकता है, तो वहां पे कितना आएगा? 13:32। क्या ये दोनों रेशो सेम है? नहीं है। तो आइसोटोप की डिस्कवरी ने डाल्टन को एक झटका दिया, बोले कि नहीं, तुम्हारा जो वो पॉइंट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो हमेशा सही नहीं होता, वो आइसोटोप्स के केस में सही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड। हां, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, फॉल्ट या डिसएडवांटेज नंबर 4। डिसएडवांटेज नंबर 4,
दैट इज डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन. डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन. यह भी किसका चैप्टर है, यह भी किसका टॉपिक है? न्यूक्लियर फिजिक्स. यह भी न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है. डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन. सपोज मेरे पास नाइट्रोजन है 714, इसको मैं बम्बार्डमेंट करता, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का इसको मैं शॉवर करता हूं, बम्बार्डमेंट करता हूं. अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 24. बम्बार्डमेंट. तो देखो बेटा, इट गेव अस ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का होता है 1 और 0, मास होता है 0 और 8 18, क्योंकि ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं 16 17 18. अब गिनो, 14 और 4 15 16 17 18 बराबर है. सम देखो इनका, मास नंबर इज 18, इसका देखो मास नंबर इज 18. ये देखो 7 2 9 8 1 9. इसका मतलब है जब नाइट्रोजन को हमने बम्बार्डमेंट किया तो हमको क्या मिला? ऑक्सीजन. इसका मतलब यह है कि भाई हम नाइट्रोजन को तोड़ सकते हैं और एक नया एलिमेंट बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? नया एलिमेंट बना सकते हैं. एंड दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन. सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं. यूरेनियम 92 238. यूरेनियम 92 238. यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स है ना, थोरियम जो भी हैं, 93 94 95 96, उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक सीरीज. क्या बोलते हैं उनको? ट्रांस यूरेनिक सीरीज. इसका मतलब है 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनको बनाया गया है किससे? बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ 92 यूरेनियम. तो यूरेनियम से ही हमने अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स बनाए. क्या आपको यह समझ में आया बेटा? यानी कि हम नया एलिमेंट बना सकते हैं. देखो लक्ष्य ने सही आंसर दिया है, ए न्यू एलिमेंट कैन बी मेड. समझ में आया? न्यू एलिमेंट बना सकते हैं. सो दिस पोर्शन इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब अगर मुझे यहां पे एक ही पॉइंट में लिखना है, कि नोट कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अपोज किया. कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अपोज किया? बताओ कमेंट्स में. ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अपोज किया? बताओ, टेल मी फास्ट. न्यूक्लियर फिजिक्स. शरगुन सिंह बाडिया का पहला आंसर आया. यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई जिसने डाल्टन को बोला कि भाई तुम सही नहीं हो, तुम्हारे में बहुत सारी खामियां हैं. ठीक है, और वो बहुत सारी खामियां को न्यूक्लियर फिजिक्स ने ये पॉइंट्स में बताया, जो कहलाई क्या? डिसएडवांटेज ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. समझ में आया? सो यहां तक बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है. नबीला फातिमा ने आंसर दिया है, कार्तिकेय सोनवा ने, सुमेता बारापत्रे ने कैथोड लिखा है. वो बेटा आगे हम डिस्कस करेंगे. आयुषी जजपली ने भी आंसर दिया है, इरम सईद ने भी आंसर दिया है, जानवी ने भी आंसर दिया है. गुड बेटा. अफनान सिद्दीकी हैज गिवन द आंसर, बुशरा परवीन हैज गिवन द आंसर, वेरी नाइस. गुरुराज सिंह बाटिया हैज गिवन द आंसर. क्या बात है. तो इंट्रोडक्शन टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना था. अब हम चालू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मेन पोर्शन है. मेन पोर्शन दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. राइट द हेडिंग,
फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तब तक मैं बोर्ड रब कर लेता हूं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। किसी को अगर कोई दिक्कत जा रही है तो तुरंत कमेंट कर लो, मैं आपका कमेंट हर 2 मिनट के बाद पढ़ता हूं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। चलो, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम जो है बेटा, जनरली एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। सो दीज आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। बाकी उसमें एटम के अंदर मीजॉन्स भी होते हैं, क्वार्क्स भी होते हैं, इसमें पाई मीजॉन्स भी होते हैं, इसमें बोसॉन्स भी होते हैं। लेकिन इनके बारे में बेटा हमको यहां पे नहीं पढ़ना है, इनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो जो हमारे काम का इधर है हम उतना ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी गुड। नाउ टेकिंग द फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन। मैं लेता हूं पहला, और वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ लिखो। ये जो नेम है इलेक्ट्रॉन, जो नेम है, नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय किसी को मालूम है? इट वॉज गिवन बाय स्टूने। स्टूने ने दिया था। और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है दैट वॉज डन बाय सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज हाउ मच? टेल मी इन कमेंट्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? सबको मालूम है भाई? सबको मालूम है? जल्दी लिखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? वेरी नाइस। चार्ज कितना है? कितना है? नेगेटिव तो मेरे को मालूम है। वेरी नाइस, वेरी गुड। नेगेटिव है, लेकिन कितना है? चार्ज है इसका 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। नेगेटिव तो मुझे मालूम है भाई, लेकिन कितना है? मैंने नहीं बोला क्या है, मैं बोला कितना है। सब नेगेटिव नेगेटिव लिख रहे हैं। चलो कोई इश्यू नहीं, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो मोलर मास है लिख के रखो बेटा, ये हम बाद में इसको प्रूव करेंगे। 5.48 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम्स per mole. This is the molar mass of electron. उसके बाद mass of electron at rest पूरा प्रूफ करेंगे बेटा। पहले हम इसके बारे में पॉइंट्स लिखेंगे। at rest कितना है? 0.000546 0.000546 AMU।
दैट इज 9.18 इंटू 10 टू द पावर, दैट इज 9.18 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। याद रखना है बेटा, बाद में इसको प्रूव करूंगा मैं, टेंशन मत लो। गुड गुड गुड, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलो, कितना याद रखा, नोट डाउन करो अपने बुक पे। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन वजूद में कैसे आया? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ क्रुक्स ने, क्रुक्स नाम है, क्रुक्स CROOKES, एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं DCT एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बताऊंगा DCT एक्सपेरिमेंट होता क्या है बेसिकली। ओके, सो राइट द हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? क्रुक्स एक साइंटिस्ट है, इसने एक ट्यूब बनाया जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, एंड द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो क्या किया उसने, क्रुक्स ने एक ट्यूब लेके आया, नजर रखो पूरा मेरे साथ, आप पूरा नजर रखो। This is a tube, okay, here it is vacuum pump, इससे तुम गैस खाली भी करवा सकते हो और कोई नया गैस डाल भी सकते हो। Here he put a strip, यहां पे भी एक स्ट्रिप रखा, इस स्ट्रिप को एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ डाल दिया। देखो अगर ये देखो, इफ इट इज अटैच विथ नेगेटिव पोल, इट इज अटैच विथ पॉजिटिव पोल, ये वाला पॉजिटिव पोल, नेगेटिव ये पॉजिटिव पोल, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पॉजिटिव पोल, जैसे मैंने बताया था कहां पे आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पॉजिटिव पोल विल सक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड एंड इस पे हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ, इज दिस कैथोड और एनोड? टेल मी फास्ट, ये वाला जो है ये कैथोड है कि एनोड है? इज दिस कैथोड और एनोड? वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बोलो, ये कैथोड रहेगा कि एनोड रहेगा? हाँ, ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड होगा एनोड होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या हो गए? गलत, इट इज एनोड। मैंने आपको बोला था बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन मींस एनोड। देखो ए ओ बोथ आर वोवेल्स, ये आपको याद होना चाहिए बेटा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एनोड। सारे लिख रहे हैं कैथोड, अरे कैथोड नहीं है भाई, दिस इज एनोड। अब इलेक्ट्रॉन आ गया इधर से, इसके पास इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो यहां पे क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। तो क्या होगा? हाँ, अब आ गए सही लाइन पे। सो दिस विल बी कैथोड, ये होगा कैथोड, बराबर, ठीक। ये जो वोल्टेज है ना, दिस इज हाई वोल्टेज, 10,000 वोल्ट्स, 10,000 वोल्ट दिया, और यहां पे रखा गया गैस एट लो प्रेशर।
गैस एट लो प्रेशर। वेरी गुड, गैस एट लो प्रेशर। कितना प्रेशर है मैं आपको बताना चाहूंगा, 0.01 mmHg, 0. 0.01 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 0.1 mmHg, 0.1 mmHg, इतना प्रेशर रखा गैस का। तो ये जो ट्यूब है, दिस इज मेड अप ऑफ हार्ड ग्लास, ये ग्लास ट्यूब है। तो इसी ट्यूब को बोलते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको बोलते हैं क्या, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट सेट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, सेट। वेरी नाइस, 3 एटमॉस्फेयर्स। रब कर लेता हूं मैं, ये रब कर लेता हूं, जो भी इसमें मैंने लिखा वो रब कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ये डायग्राम का जरूरत है अभी। देखो देखो भाई, क्रुक्स ने देखा कि ये कैथोड है ना, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। कैथोड का माइनस चार्ज, एनोड का प्लस चार्ज, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब देखो ना बेटा, क्रुक्स ने देखा कि भाई कैथोड से ना कुछ रेज निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, रेज, और जा रहे हैं एनोड की तरफ। फास्ट मूविंग स्ट्रेट रेज। अगर दिखाओगे इनको स्ट्रेट दिखाना, स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे दिखाना, कुछ रेज निकल रहे हैं कैथोड से। तो मैं लिखूंगा ऑब्जर्वेशंस। क्रुक्स के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, बताओ। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है कि स्ट्रेट फास्ट मूविंग रेज कैम फ्रॉम डैश टू डैश। बताओ कहां से कहां? फास्ट मूविंग रेज कैम फ्रॉम डैश टू डैश। कहां तक, कहां से कहां, कहां से कहां? हा, स्ट्रेट रे कहां से कहां चली गई? फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम, अरे कहां से कहां? कैथोड टू एनोड। वेरी गुड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और these rays were named as cathode rays। लिख लो, उन रेज को नाम रखा गया कैथोड रेज। डन, उन रेज का नाम रखा गया कैथोड रेज। तो अगर किसी ने बोला व्हाट आर कैथोड रेज, व्हाट आर कैथोड रेज, तुम क्या बोलोगे? Cathode rays are the straight fast moving rays which arises from cathode and goes to anode. These rays are known as cathode rays। बराबर। अभी इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ही नहीं है, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट चालू हुआ डिस्कवरी का। ठीक, तो पहले डिस्कवरी हुए किसका? कैथोड रेज का डिस्कवरी हुआ। डन, बहुत अच्छा। अब ऑब्जर्वेशन इसने देखा, ठीक, फिर देखा गया भाई, दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन। अब भाई ऑब्जर्वेशन जब इसने किया, अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको करना पड़ेगा कि वो जो कैथोड रेज है उनको स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टडी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब हम जाएंगे कि कैथोड रेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज थे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, लेट अस सी। रब कर लेता हूं मैं चीजें, तब तक आप हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज
ऑफ कैथोड रेज, CRs. डन? ओके, अंडरस्टूड? किसी को रिपीट तो नहीं करना है, मुझे बताओ. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने यहां पे ना एक सिंपल सा डिस्चार्ज ट्यूब बनाता हूं. आपको मालूम है इसमें क्या होता है? कैथोड होता है और एनोड होता है. ये जुड़े होते हैं 10,000 वोल्ट के साथ, 10K वोल्ट के साथ. इसके अंदर होता है गैस एंड लो प्रेशर. अब मुझे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है. पहला प्रॉपर्टी कि भाई जो कैथोड रेज है, CRS कैथोड रेज, दीज आर स्ट्रेट एंड फास्ट मूविंग. लिखो, ये स्ट्रेट है और फास्ट मूविंग है. अराइजिंग फ्रॉम कैथोड एंड गोज टू एनोड, कैथोड टू एनोड. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. दूसरा प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, देखो, ठीक है, नजर रखो. अब उसने थोड़ा इसमें ना इसको स्टडी करने के लिए क्रुक्स ने कैथोड रेज को स्टडी करने के लिए कुछ इसमें चीजें इंट्रोड्यूस किया. सपोज इसने यहां पे एक हार्ड ऑब्जेक्ट रखा. क्या रखा? हार्ड ऑब्जेक्ट. सपोज ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा है इसने. हार्ड ऑब्जेक्ट, इसको रखता हूं मैं. दिस इज हार्ड ऑब्जेक्ट. और यहां पे रखा स्क्रीन. क्या रखा? स्क्रीन. जैसे कैथोड रेज पास हो गए ना बेटा, जैसे कैथोड रेज पास हो गए तो इस हार्ड ऑब्जेक्ट का स्क्रीन के ऊपर शैडो आ गया. क्या आ गया? शैडो. तो कोई मुझे बता सकता है, देखो मैं लिखता हूं यहां पे, व्हेन आ hard object is placed in the way of cathode rays, they cast shadow of it on screen. It shows cathode rays have dash nature. मैं आपको बता रहा हूं, किसी का हड्डी जब टूट जाता है बाय सम एक्सीडेंट, तो डॉक्टर बोलता है तुरंत एक्सरे करने जाओ. क्या बोलता है? एक्सरे. क्योंकि एक्सरे में जो रेज आते हैं वो जब मांस होता है सॉफ्ट, क्या होता है? सॉफ्ट. वो मांस को पार कर लेता है लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाता. हड्डी उसको वापस जोकती है. और मुझे बताओ, लाइट जब किसी चीज से वापस जाएगी, पीछे क्या बनेगा? उसका शैडो. तो मुझे बताओ कि कैथोड रेज का क्या नेचर होगा फिर? कौन सा नेचर? कौन से रेज का नेचर होगा? उनका क्या नेचर होगा? देन कैथोड रेज हैव नॉट पार्टिकल नेचर तो है ही. क्या नेचर होगा? एक्सरे. वेरी नाइस, दे हैव एक्सरे नेचर. क्या बात है, बहुत अच्छा है. यानी कि इनका नेचर होगा एक्सरे नेचर, नॉट पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर तो बाद की बात करते हैं बेटा. इसका मतलब दे हैव एक्सरे नेचर. सही करो, एक्सरे नेचर है उनका. फिर तीसरा चीज इसने किया, क्रुक्स ने, वेरी गुड, एक्सरे नेचर. ठीक. अब थर्ड एक्सपेरिमेंट उसने किया.
उसने बेटा क्या किया, देखो यहां पे ना एक वो लड़कियों के पास वो होती है, वो सेफ्टी पिंस का एक व्हील आता है, उसमें डालते हैं वो अपने सेफ्टी पिंस, है ना। तो इसको बोलते हैं पिन व्हील। क्या बोलते हैं उसको? पिन व्हील। पिन व्हील। सेम टू सेम क्रुक्स ने इसमें एक पिन व्हील रखा। क्या रखा? पिन व्हील। और पिन व्हील का ऐसे अटैच किया, एक इस पे एक रखा, पिन व्हील को एक सपोर्ट पे रखा। जैसे ही कैथोड रेज इसके साथ टकराए ना, तो पिन व्हील घूमना चालू हो गया। इसका क्या हो गया? घूमना चालू हो गया। इसका मतलब मुझे बताओ, कैथोड रेज इंड्यूस मूवमेंट इन पिन व्हील, therefore they have dash nature। अब हमको मालूम है जब कोई चीज घूमता है तो उसको बोलते हैं क्या? जब एक मशीन चलती है तो मशीन चलती है, मशीन के स्टडी को बोलते हैं मैकेनिकल। तो इसका मतलब जब कैथोड रेज ने इसको मूवमेंट किया तो कैथोड रेज का नेचर क्या होगा? विच नेचर शुड बी देयर? देयर शुड बी सोच समझ के मेरी बात पहले पूरे सुनो, मूविंग नहीं, दैट हैज मैकेनिकल नेचर। यानी कि इनका मैकेनिकल नेचर भी है, यानी कि दे प्रोड्यूस द मूवमेंट, यानी कि इनका मैकेनिकल इफेक्ट भी है। उसके बाद नंबर 4, वेरी गुड, मैकेनिकल नेचर, सही बात। फोर्थ पॉइंट, ध्यान से जवाब दो। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जानवी मनवानी, मूविंग नेचर भी मैकेनिकल नेचर ही होता है। कोई बात नहीं, मैकेनिकल नेचर इसका सही आंसर है। अब इसने एक फॉइल रखा, थिन फॉइल में जब कैथोड रेज इसके साथ टकराए ना, तो थिन फॉइल जो है ना ये हीटअप हुई। क्या है? हीटअप। इसका मतलब व्हेन अ थिन फॉइल इज प्लेस्ड in the way of cathode rays, it gets heated up. So cathode rays have also dash effect या nature। बताओ डैश में क्या आएगा? इसका मतलब कैथोड रेज का एक और नेचर है। व्हाट इज दैट नेचर? that is क्या नेचर? हीटिंग नेचर या हीटिंग इफेक्ट। वेरी गुड, हीटिंग इफेक्ट। अब इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो फिर कल मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि टाइम भी अभी निकल रहा है। 5वां पॉइंट में बताऊंगा इसका, थोड़ा सा ध्यान दो। ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, नजर रखो। मैं ना इसको ना एकदम धीरे धीरे से लेके जा रहा हूं, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो जाए बाद में। थोड़ा सा डिस्चार्ज ट्यूब में इसने चेंज किया स्ट्रक्चर में, क्रुक्स ने, और एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। यहां पे कैथोड, यहां पे रखा इसने एक एनोड, लेकिन एनोड में रखा छोटे छोटे छेद।
दिस इज कैथोड, दिस इज परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड का मतलब है इसमें छोटे छोटे छेद है, नजर रखो। परफोरेटेड एनोड, ये जुड़े हुए हैं किसके साथ? दीज आर अटैच विद द 10,000 वोल्ट। इसमें से जब रेज निकले, कैथोड रेज निकले, वो इससे पार हो गए, इसके पार हो गए। अब क्या किया उसने? उसने बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह हो जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा माइनस चार्ज। तो जब उसने प्लस चार्ज दिया, माइनस चार्ज दिया, तो ऑल द रेज हैव बेंट टुवर्ड्स, ऑल द रेज हैव बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब है पॉइंट नंबर 5, कैथोड रेज बेंट टुवर्ड्स positive pole of external electric field, it shows they are dash charged। बताओ डैश डैश में क्या आएगा? चलो बोलो डैश डैश में क्या आएगा? it shows they are dash dash charged। they are negatively charged। इसका मतलब ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, और बताया गया कि ये रेज में कुछ ऐसा चीज है, बताया गया कि रेज में कुछ ऐसा चीज है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो दिस नेगेटिवली चार्ज्ड रेज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। उनको रखा गया नाम इलेक्ट्रॉन्स, रेज, इलेक्ट्रॉनिक रेज। बोला गया कि इसमें कुछ ऐसा है पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला कैसे गया है वो हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ हमने इसका डिस्कवरी देखा। बराबर, कल मैं इसके कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो आप मुझे बताओ आज का लेक्चर सबको समझ में आया कि इसमें कुछ रिपीट करना है? बोलो जल्दी, डन कि रिपीट करना है कुछ? इज इट डन आज का लेक्चर? ओके ओके ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है आज के लेक्चर में हुई? हाँ, अंडरस्टूड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अंडरस्टूड, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डन डन डन, गॉट इट सर। धीरे 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 करके हम आएंगे थोड़ा सा बड़े बड़े कंसेप्ट्स पे, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, जैसे कि भाई मैक्सवेल्स थ्योरी। और आने वाले समय में ये पूरा मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल क्लियर।